भारत के समुद्री किनारे पर बसा है एक ऐसा राज्य जो अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है। 700 से भी ज़्यादा मंदिर और बहुत ही प्राचीन इतिहास इस राज्य की धरोहर हैं। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा राज्य की। तो आइए जानते हैं उड़ीसा राज्य का इतिहास कि आखिर कैसा था पुराने समय में उड़ीसा राज्य और यहाँ के लोग। किन राजाओं ने इस पर अपना शासन जमाया, कैसे कलिंग का युद्ध और सम्राट अशोक का इतिहास इस राज्य से जुड़ा है, आज़ादी की लड़ाई में उड़ीसा की क्या भूमिका थी और कैसे उड़ीसा भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बना। यह है भारत के एक अनोखे राज्य उड़ीसा का इतिहास। उड़ीसा का इतिहास जानने से पहले हम थोड़ा सा इसका भूगोल समझ लेते हैं। उड़ीसा भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है और ये अपनी सीमाएं 4 राज्यों के साथ साझा करता है: पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा का 33% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है और इसकी मुख्य नदियों में है ब्राह्मणी, बैतारिणी, इंद्रावती और महानदी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। इस शहर में इतने ज़्यादा मंदिर हैं कि इसको सिटी ऑफ टेम्पल यानी कि मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। उड़ीसा की चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। इस राज्य को इतिहास में कलिंग नाम से जाना जाता था क्योंकि इसकी स्थापना कलिंग नाम के एक राजा ने की थी। कलिंग राज्य का जिक्र हमें महाभारत और रामायण ग्रंथ दोनों में देखने को मिलता है। जहाँ रामायण में कलिंग नगर के नाम से इसका जिक्र है, वही महाभारत ग्रंथ में लिखा है एक ऐसा कलिंग राज्य जहाँ वैतारणी नदी बहती है, जिसकी राजधानी तोसाली है। इसके अलावा जैन और बौद्ध धर्म का इतिहास भी इस राज्य से जुड़ा हुआ है। आवश्यक नियुक्ति नाम के एक जैन ग्रंथ में लिखा है कि कैसे महावीर जैन को तोशाली के लोगों ने चोर समझकर मारना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में वहां रहने वाले क्षत्रियों ने उनकी जान बचाई। बुद्ध ग्रंथों में भी राजधानी तोशाली की जानकारी मिलती है कि एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसके राजा नलिकीरा हुआ करते थे। आपने तो पढ़ा होगा कि भारत के इतिहास में 16 महाजनपद हुआ करते थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कलिंग इनमें से किसी भी महाजनपद का हिस्सा नहीं था। आज से 2300 साल पहले तक कलिंग पर नंद साम्राज्य का शासन था, लेकिन तभी शुरुआत होती है मौर्य साम्राज्य की। चंद्रगुप्त मौर्य कलिंग पर अपना शासन जमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ता है और वापस लौट जाते हैं। इसके लगभग 60 साल बाद चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अपनी सेना लेकर कलिंग वापस आते हैं। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि इतिहास के सबसे महान राजाओं में से एक सम्राट अशोक थे। कलिंग के राजा पद्मनाभन और सम्राट अशोक के बीच भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा कलिंग का युद्ध होता है। इस युद्ध को सम्राट अशोक जीत तो लेते हैं, लेकिन हजारों लोगों को मरते देख हिंसा त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। इस राज्य को अब तक कलिंग नाम से जाना जाता था, लेकिन भागीरथी वंश के राजा ओड्र ने कलिंग पे अपना शासन जमाया और इसका नाम ओड्र राज्य रखा। आगे चल के यही ओड्र राज्य उड़ीसा नाम से जाना जाने लगा। मौर्य वंश के अलावा यहाँ पे सोम और गंग वंश का भी शासन रहा है। सोम वंश के राजाओं ने उड़ीसा में कई मंदिरों का निर्माण कराया। लिंगराज, ब्रह्मेश्वर, मुक्तेश्वर और राजा रानी मंदिर उनमें से एक हैं। गंग वंश के राजा ने पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया, जिसका उड़ीसा के इतिहास में एक बहुत ही अहम भूमिका है। इसके अलावा नरसिम्हा देव ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, जो अपने आप में कला की एक मिसाल है। राजा नरसिम्हा देव का उड़ीसा के इतिहास में एक अहम भूमिका है। उन्होंने उड़ीसा के लोगों के साथ मिलकर मुगल शासक तुगन खान पर बंगाल में आक्रमण कर दिया, जिसमें तुगन खान की हार हुई। बाद में इन्होंने सदाशिव मठ का भी निर्माण कराया, जिसमें हिंदू शरणार्थी आकर रह सकते हैं जो मुस्लिम शासकों से जान बचाकर भागे हैं। उड़ीसा के आधुनिक इतिहास की ओर बढ़ें तो लगभग 50 सालों तक उड़ीसा में मराठाओं का शासन रहा। रघुजी नाम के एक राजा ने यहाँ पर शासन संभाला था, लेकिन धीरे धीरे मराठा सत्ता कमज़ोर पड़ने लगी और इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। 1803 में अंग्रेज़ी झंडा उड़ीसा पर लहराने लगा। धीरे धीरे पुरी, बालासोर और संबलपुर को भी अंग्रेज़ों ने अपनी सत्ता में शामिल कर लिया। अंग्रेज़ों के खिलाफ कई सारे आंदोलन और क्रांति उड़ीसा में देखने को मिले, जिनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध पाइक विद्रोह है। उड़ीसा के लोगों पर अंग्रेज़ों ने कई सारे कर व्यवस्थाओं को थोप दिया, उनकी ज़मीनें उनसे छीन ली और नमक बनाने पर भी रोक लगा दिया। जवाब में उड़ीसा के खुर्दा में एक बड़ी क्रांति देखने को मिली। ये क्रांति पाइक लोगों से शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे किसान, जमींदार और छोटे स्तर के राजाओं ने भी इसमें हिस्सा लिया।
इस पूरी क्रांति के महानायक थे बख्शी जगबंधु, जिन्होंने पूरी हिम्मत से अंग्रेजों से लोहा लिया, लेकिन आखिरकार अंग्रेजों ने इस क्रांति को क्रूरता से दबा दिया और 1825 में जाकर बख्शी जगबंधु जी ने सरेंडर कर दिया और उन्हें कटक की एक जेल में डाल दिया गया। इतिहास में आगे बढ़े तो 1866 में उड़ीसा के अंदर एक बड़ा सा अकाल पड़ा, जिसमें अनाज की कमी के कारण 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। उस समय के उड़ीसा का लगभग 1/3 हिस्सा भूख से तड़प करके ख़त्म हो गया। 23 मार्च सन 1921 में पहली बार था जब महात्मा गांधी उड़ीसा के कटक में आए और उड़ीसा के लोगों के सामने उन्होंने अपना भाषण दिया। गोपबंधु दास जी ने महात्मा गांधी के साथ आज़ादी की लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर अपना साथ दिया। गोपबंधु दास जी का उड़ीसा के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा योगदान है। इन्होंने उड़ीसा के अंदर देशभक्ति की मशाल को जलाए रखा, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए न्यूज़पेपर चलाया। इनके कहने पे किसानों और मजदूरों ने अंग्रेजी दुकानों और सामानों का बहिष्कार किया। उड़िया भाषा और संस्कृति के विकास के लिए भी इन्होंने बहुत सारे काम किए और कई बार अंग्रेज़ों ने इनको जेल में भी डाला, लेकिन ये हार नहीं माने। आखिरकार 1 अप्रैल 1936 में जाकर उड़ीसा भाषा के आधार पर अलग होने वाला भारत का पहला राज्य बना और 1946 में उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री बने डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। तो ये था उड़ीसा का इतिहास। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद।